के स्तर से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 5 समितियों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल लेवल मैनेजमेंट? एक्सप्लेन इन 5 कमिटीज। केंद्रीय स्तर पर प्रबंधन के स्तर, सेंट्रल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी संगठन अथवा प्रबंधन क्यों न हो, बिना नियंत्रण के उच्च वांछनीय उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। प्रबंधन में जहाँ एक ओर अपने कार्य में स्वतंत्रता चाहिए, वहीं दूसरी ओर नियंत्रण भी आवश्यक है। विद्यालय प्रबंधन में नियंत्रण 2 रूपों में पाया जाता है: प्राथमिक आंतरिक नियंत्रण और द्वितीय बाह्य नियंत्रण। प्रथम आंतरिक नियंत्रण प्रधानाध्यापक या प्रबंध कमेटी द्वारा निर्देशित होता है और द्वितीय नियंत्रण शिक्षा में राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकार का नियंत्रण स्वाभाविक है। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा पर केंद्रीय और राज्य दोनों का नियंत्रण है और दोनों ही इसके विस्तार और प्रगति के लिए उत्तरदायी हैं। केंद्र और राज्य दोनों ही को ही यह देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार ज्ञान मिले, उसमें कौशल का विकास हो और वह उचित अभिवृत्ति धारण करे, ताकि वह अपने कर्तव्य को समाज के सहयोगी सदस्य बनाकर कर सके और उत्तरदायी सदस्य बनकर कार्य पूर्णता में सहयोग कर सके। भारत शिक्षा पर नियंत्रण 3 स्तरों पर होता है: केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। इसमें मुख्यतः उच्च शिक्षा केंद्रीय स्तर पर, माध्यमिक शिक्षा राज्य स्तर पर और प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर शिक्षकों को विविध समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। केंद्रीय स्तर पर शिक्षा, एजुकेशन एट सेंट्रल लेवल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण करना और विभिन्न राज्यों को शिक्षा प्रणाली में समानता लाना है। 1958 में इस शिक्षा मंत्रालय के 2 भागों में बांटा गया है शिक्षा आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, जिससे कि नंबर 1 है शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विषयों का मंत्रालय। इन दोनों विभागों का लक्ष्य शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास करना है। 26 सितंबर 1985 में केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग, सांस्कृतिक विभाग, कला विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, महिला कल्याण एवं चाइल्ड केयर को सम्मिलित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वर्तमान में संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था केंद्रीय सरकार के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती है। राज्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शिक्षा विभागों द्वारा स्थानीय संस्थाएं, प्राइवेट एजेंसी और विश्वविद्यालय आदि नियंत्रित किए जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय कैबिनेट स्तर के मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री की देखरेख में कार्य करता है। शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए कई उप मंत्री होते हैं। मंत्रालय का प्रशासकीय अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है। यह शिक्षा परामर्शदाता भी होता है। विभिन्न पहलुओं का प्रशासन चलाने के लिए कुछ सह शिक्षा सचिव और सह शिक्षा परामर्शदाता होते हैं। इसके अतिरिक्त उप शिक्षा सचिव, शिक्षा अधिकारी आदि अनेक अधिकारी कार्य करते हैं। शिक्षा प्रशासन संचालन के लिए सब उत्तरदायी होते हैं। प्रशासकीय सुविधा और कार्य के भली भांति संचालन हेतु शिक्षा मंत्रालय को 9 विभागों में बांटा गया है। 9 विभाग निम्नलिखित है। नंबर 1 प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा तथा यूनेस्को विभाग, समाज शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग, हिंदी विभाग, छात्रवृत्ति विभाग, अनुसंधान एवं प्रकाशन विभाग, प्रशासन विभाग, शिक्षा शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन विभाग। इसके अतिरिक्त 2 विभाग और स्थापित किए गए हैं। प्रथम, केंद्रीय राज्य के मध्य शैक्षिक विकास की योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने हेतु प्लान कोऑर्डिनेशन यूनियन ऑफ द मिनिस्ट्री, प्लान कोऑर्डिनेशन यूनियन ऑफ द मिनिस्ट्री। और द्वितीय, विभिन्न खंडों का अध्ययन करने हेतु स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन यूनिट, स्पेशल रीऑर्गेनाइजेशन यूनिट। शिक्षा संबंधी विषयों पर परामर्श देने हेतु कुछ शिक्षा समिति बनाई गई है। ये समितियां शैक्षिक दायित्वों की पूर्ति हेतु अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करती हैं। इन समितियों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। नंबर 1 सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब हमारा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, और नेशनल वुमेन एजुकेशन काउंसिल, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एडवाइजरी बोर्ड। उपयुक्त 12 विभाग समितियों में केवल 5 का ही विवरण हम नीचे दे रहे हैं। केंद्रीय सलाहकार मंडल, सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन, CABE। इस मंडल की स्थापना 1921 में की गई थी। इसका उद्देश्य सभी शिक्षा संबंधी विषयों पर प्रांतीय सरकारों को सलाह देना था, किंतु 1923 में इसे भंग कर दिया गया और 1935 में हार्टोग समिति की सिफारिश पुनः स्थापित किया गया, जो आज तक कार्य कर रही है। मंडल शिक्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण समस्याओं, प्रकरणों तथा विषयों पर शिक्षा मंत्रालय को परामर्श देता है। मंत्रालय की समस्त क्रियाओं एवं कार्यक्रम इसके चारों ओर फैले हैं। इस मंडल के गठन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री चेयरमैन होता है और भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता भारत सरकार द्वारा 15 मनोनीत सदस्य, जिसमें 40 स्त्रियां होती हैं, संसद के 5, 3 लोकसभा और 2 राज्यसभा, अंतर विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मनोनीत 2 सदस्य, राज्य प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में शिक्षा मंत्री अथवा उसके द्वारा मनोनीत इस मंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। इस मंडल की वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होती है, जिसमें देश की शैक्षिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है और सुझाव प्रदान किए जाते हैं। यह
मंडल मुख्य रूप से 5 समितियों की सहायता से कार्य करता है। ये 5 समितियां निम्नलिखित है: प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा समिति, माध्यमिक शिक्षा समिति, उच्च शिक्षा समिति, सामाजिक शिक्षा समिति और सामान्य कार्यों से संबंधित समिति। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के कार्य। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के कार्य को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। नंबर 1, केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा नवीन शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना, क्रियान्वयन करना और सफलता हेतु परामर्श देना। शैक्षिक विकास से संबंधित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सूचनाओं को एकत्रित करना, जांच करना और सिफारिश के साथ केंद्रीय व राज्य सरकारों को प्रस्तुत करना। देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा समस्या के समाधान पर विचार करना और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक विकास और प्रसार करने में नेतृत्व प्रदान करना। केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों को दूर करने हेतु कार्य करना। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों से संपर्क साधना और शैक्षिक कार्यक्रमों, योजनाओं तथा क्रियान्वयनों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना और मंडल के अधीन पुस्तकालय में सभी देशों का श्रेष्ठ साहित्य उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्न करना। शैक्षिक विकास के लिए गठित समिति द्वारा दी गई किसी भी सूचना, परामर्श और सुझाव का मूल्यांकन करना तथा स्वयं की सिफारिशों के साथ केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। संपूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित करना और शिक्षा के आय व्यय पर विचार करना। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मंडल को महत्वपूर्ण कार्य मिला है। यह कार्य शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करना, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करना और क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाने का है। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वर्ष 1957 में इस परिषद का गठन हुआ। शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय द्वारा उसकी स्थापना के पीछे यह उद्देश्य निहित है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार इसी परिषद के माध्यम से अपने दायित्वों को पूर्ण करती है और साथ ही राज्य सरकारों एवं स्थानीय संस्थाओं का पद प्रदर्शन भी करती है ताकि शिक्षा की नींव को सुदृढ़ किया जा सके। इस परिषद का सभापति भारत सरकार का शिक्षा सचिव होता है और इसमें कई प्रकार के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं, जैसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, शिक्षा मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि, प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रतिनिधि, बेसिक शिक्षा के विशेषज्ञ, पिछड़े वर्ग एवं स्त्री शिक्षा के विशेषज्ञ इस परिषद में रखे जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य। परिषद के प्रमुख कार्य को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं: प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विविध समस्याओं, प्रकाशिकीय वित्तीय शैक्षणिक पर शोध करना तथा निष्कर्षों को प्रकाशित करना, शिक्षकों और शिक्षार्थियों के कार्यों को सरल एवं सुगम बनाने के लिए साहित्य का सृजन करना ताकि प्रारंभिक शिक्षा को उपयोगी बनाया जा सके, उन्नत बनाया जा सके। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा विस्तार और सुधार के लिए निर्देशन देना, प्रारंभिक शिक्षा के विविध विषयों पर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक दृष्टि से परामर्श देना, प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति, संख्यात्मक और गुणात्मक हेतु कार्यक्रम का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, प्राथमिक स्तर की शिक्षा के पहलुओं का समय समय पर परीक्षण और मूल्यांकन करना और नवीन प्रस्तावों को केंद्र व राज्य के सामने रखना, प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित करना। अखिल भारतीय माध्यम शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, 1955 में इस परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद का सभापति भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता होता है। परिषद का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा का विकास करना, इसमें सुधार करना और इससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का निराकरण करना है। 22 सदस्यों वाली इस परिषद के 2 प्रकार के कार्य निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, परामर्श संबंधी कार्य और कार्यपालिका संबंधी कार्य। इन दोनों कार्यों के लिए परिषद 1958 तक निरंतर करती रही, किंतु 1958 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसके कार्यपालिका संबंधी कार्यों को एक नई संस्थान, माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम संचालन, डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल प्रोग्राम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, DEPSE को दे दिए गए। यह पूर्णतः माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। इस पुनर्गठन माध्यमिक परिषद में अन्य सदस्यों के मध्य शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधित्व, भारत सरकार द्वारा मनोनीत प्रत्येक राज्य से एक प्रतिनिधित्व, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद का प्रतिनिधित्व, प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद परिषद के कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं: केंद्र तथा राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विकास करने, उसमें सुधार करने तथा आवश्यक परामर्श सरकार को देना, शिक्षा के संबंधी विविध पक्ष, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां आदि का मूल्यांकन करना, उनका परीक्षण करना और फिर शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राधाकृष्णन कमीशन के सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। संसद के अधिनियम द्वारा संस्था को वैधानिकता प्राप्त है और हुई और इसका प्रमुख चेयरमैन नियुक्त किया गया। चेयरमैन सचिव की सहायता से कार्य संपादन करेगा। इसके अलावा 9 सदस्य होंगे, जिसमें 3 सदस्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति के प्रतिनिधित्व, 2 केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व और 4 सदस्य शिक्षा विशेषज्ञ अथवा शिक्षाविद होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं: विश्वविद्यालय
शिक्षा का स्तर उच्च बनाना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी बनाना और खोज संबंधी कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा आवश्यक परामर्श देना। उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु नई परियोजनाएं, नए कार्यक्रम और परीक्षणों को क्रियान्वयन करना, शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना और विश्वविद्यालयों को आवंटित धनराशि के संबंध में नियम व नीति निर्धारण करना, विश्वविद्यालयों को कार्य क्षेत्र की अनुमति प्रदान करना तथा नवीन विश्वविद्यालयों को इसकी स्थापना की अनुमति देना, विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति की जांच करना एवं आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों और छात्रों को दी जाने वाली उपाधियों के विषय में शासन को परामर्श देना, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व आर्थिक क्रियाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना, विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों की अच्छाइयों से भारत विश्वविद्यालयों को परिचित कराना, भारत सरकार और विश्वविद्यालयों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना और उनकी शंकाओं का समाधान करना तथा विश्वविद्यालय में चलने वाले पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, खोज शोध कार्य से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना, शिक्षा के वर्तमान अध्ययन केंद्रों की स्थापना, सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग, शिक्षकों का आदान प्रदान, छात्रवृत्ति आदि कार्य का संपादन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उच्च बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लीडरशिप प्रोग्राम, सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स आदि। अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय प्रविधि शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई है। वर्तमान में एक वैधानिक संस्था के रूप में कार्यरत है। इस मंत्रालय का मंत्री इसका परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिनिधि इस प्रकार है: प्रविधि शिक्षा से संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालय एवं विभागों का प्रतिनिधित्व, भारत की प्रविधि संस्थाएं एवं राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व, संसदीय प्रतिनिधित्व, श्रम, उद्योग और वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधि, केंद्र शिक्षा परामर्शदाता मंडल का प्रतिनिधि, अंतर विश्वविद्यालय मंडल का प्रतिनिधि। प्रशासनिक दृष्टि से प्रविधिक शिक्षा परिषद ने देश में प्रविधिक शिक्षा के 7 मंडल 7 बोर्ड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की है, जो प्रविधिक शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 4 क्षेत्रीय समितियां 4 रीजनल कमिटीज की स्थापना की गई है। ये क्षेत्रीय समिति प्रविधिक शिक्षा की प्रगति हेतु संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रविधिक जनशक्ति सूचना प्रणाली, टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित करना एवं सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया गया है और प्रविधिक तथा प्रबंधन शिक्षा को समान मानकर कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर एजुकेशन और व्यवसायीकरण को सभी स्तरों पर मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद के कार्यों को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं: प्रविधिक शिक्षा के विकास हेतु नीतियों का निर्माण करना, नियोजन करना और उच्च स्तर को उठाने का प्रयास करना, प्रविधिक शिक्षा के मंडल नॉर्म्स निर्धारित करना, स्तर का निर्धारण करना और विभिन्न संस्थाओं को स्थापना हेतु परामर्श देना, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं को प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए विकास एवं प्रगति हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, प्रविधिक शिक्षा का मूल्यांकन करना, उपाधि की समकक्षता का निर्धारण करना, देश को यह अवगत कराना कि उच्च प्राविधिक शिक्षा की क्या आवश्यकताएं हैं, प्राविधिक और प्रबंध शिक्षा के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, प्राविधिक शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करना।